क्या पढ़ाना है बताओ। हम्म स्टेज ऑफ लेबर लिखाना है। चलो, लिखो स्टेज ऑफ लेबर। स्टेज ऑफ लेबर, लिखो फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में लिखो, लिखो स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ, स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन ट्रू लेबर पेन एंड विद, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, एंड्स विद full dilatation of cervix, of cervix। देखो 12 आवर इन प्रीमी ग्रेविटा, 12 आवर इन प्रीमी ग्रेविटा, 12 आवर इन प्रीमी ग्रेविटा, 6 आवर इन मल्टीपेरा, इन मल्टीपेरा। देखो नंबर 2, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, देखो स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स,
start from full dilatation of cervix and end with expulsion of the fetus. Expulsion of fetus. देखो 2 आवर इन प्रीमी ग्रेविडा, 2 आवर इन प्रीमी ग्रेविडा, थर्टी मिनट इन मल्टीपेरा. तीसरी स्टेज लिखो, थर्ड स्टेज लिखो, स्टार्ट विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस. Start with the expulsion of the fetus and ends with the placenta and membrane. Expulsion of the fetus and ऐसे लिखो extend until, ऐसे लिखो extend until expulsion of the placenta. Expulsion of the placenta. ठीक है, ये 15 मिनट की होती है. देखो फोर्थ स्टेज, देखो 1 आवर आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा. वन आवर आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा. ये 4 स्टेज लेबर को जो है 4 क्लिनिकल स्टेज में डिवाइड किया जाता है. पहली स्टेज जो है एक्सटेंड अंटिल कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, समझा रहा हूं मैं इसको. लेबर जो है, लेबर स्टेज 4 है. ठीक, एक एक लाइन में अगर इनको लिखना हो तो पहली स्टेज जो है वो एक्सटेंड अंटिल कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन. कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन. जो दूसरी स्टेज है वो एक्सटेंड अंटिल डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट. इन्फेंट या फीटस. तीसरी स्टेज एक्सटेंड अंटिल एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा.
चौथी स्टेज 1 आवर आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। टाइम पीरियड मैंने लिखा दिया है, ठीक। लिखो इसी के बारे में और चीजें, नॉर्मल लेबर के बारे में हेडिंग डाल लो इस पर, नॉर्मल लेबर, ठीक है। यहां से लिखना शुरू किए, लेबर स्टेज हो गई है, यहां से स्टार्ट किए, स्टेज ऑफ लेबर में डाल दो यहाँ नॉर्मल लेबर। तो पहली बात हो गई क्या, स्टेज हो गई। अगला लिखो, लिखो ड्यूरिंग एक्टिव लेबर सर्वाइकल डायलिटेशन। ड्यूरिंग एक्टिव लेबर सर्वाइकल डायलिटेशन, पर आवर इन प्रीमी ग्रेविटा 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। और मल्टीपैरा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। और फर्स्ट स्टेज में जो फुल डायलिटेशन जो होता है सर्विक्स का, वो होता है 10 सेंटीमीटर। देखो कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर, क्रम इंपोर्टेंट है, जो पूछ सकता है। कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर, देखो एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, और एक्सपल्सन। ठीक है, ये बना के दे देगा 4-5 ऑप्शन और बोल देगा इनको क्रम से व्यवस्थित करो। ठीक है, देखो पार्टोग्राम, पार्टोग्राम इज द बेस्ट मेथड
Partogram is the best method to assess progress of labor. To assess progress of labor. Progress of labor. Progress of labor. ठीक है, लिखो। देखो, सेंसिटिविटी ऑफ यूटेराइन मस्कुलेचर, सेंसिटिविटी ऑफ यूटेराइन मस्कुलेचर, is enhanced by estrogen, enhanced by estrogen and inhibited by progesterone. ठीक है, देखो, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी, देखो, विच कंटिन्यू बियॉन्ड 294 डेज, 294 डेज। देखो, फीमेल पेल्विस इज 55 डिग्री
इनक्लाइंड, ये पूछ चुका है क्वेश्चन, टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक, जब मॉडर्न चल ही रहा है तो मॉडर्न ही लिख लिया जाए। लिखो फ्रैंक बीच। देखो मोस्ट कॉमन बीच पोजीशन, मोस्ट कॉमन ब्रीच पोजीशन। मोस्ट कॉमन ब्रीच पोजीशन and is the breast breech position for normal vaginal delivery. Is best breech position for normal vaginal delivery. Because cephalic is the most common presentation. Cephalic is the most common presentation. Breech is the most common malpresentation. Malpresentation. Because the commonest cause of breech presentation is prematurity. ठीक,
ठीक है। तो मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ब्रीच फ्रैंक ब्रीच, लीस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ब्रीच कंप्लीट ब्रीच। लेकिन मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ब्रीच फ्रैंक ब्रीच और लीस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ब्रीच कंप्लीट ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच में क्या होगा, हिप फ्लेक्स नी फ्लेक्स, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। पता है कि लिखा दें? बोलो। टाइप ऑफ ब्रीच लिखाई जाए? पूजा सौम्या लिखा दे क्या? बोलो। नहीं बॉस। नहीं लिखाना है? सौम्या परिहार लिखाना है कि नहीं? दिखा दे। हैं? दिखा दिया। लिखा दे, चलो लिखो। लिखो फ्लेक्स ब्रीच। लिखो हिप फ्लेक्स नी फ्लेक्स। ठीक है। पर वैजाइनल अगर चेक करते हैं इसको तो हील फील होगा, बटक फील होगा, जेनेटिलिया और एनल ओपनिंग। ये मोस्ट कॉमन जो मिलता है वो मल्टी ग्रेविडा में मिलता है, मोस्ट कॉमन इन मल्टी ग्रेविडा। लिखो फ्रैंक ब्रीच। हिप फ्लेक्स नी फ्लेक्स। लिखो लीस्ट चांस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स मोस्ट कॉमन इन प्रीमी ग्रेविडा। देखो नी प्रेजेंटेशन, हिप एक्सटेंड नी फ्लेक्स।
chance of cord prolapse increased. Increased. इसमें सी सेक्शन सिजेरियन करना पड़ेगा. देखो फुटिंग प्रेजेंटेशन, हिप एक्सटेंड, नी एक्सटेंड. मैक्सिमम चांस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, मैक्सिमम चांस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स. इन दोनों में जो है सी सेक्शन ही करना. ठीक है. देखो अब इसका मॉडर्न कुछ गायनी का लिख लेते हैं, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे. लिखो जो हेडिंग डालो, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. इससे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी या पीएससी पूछा गया क्वेश्चन. देखो बिगिंस एट प्यूबर्टी. एट प्यूबर्टी. लिखो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस. Spermatogenesis takes place in seminiferous tubules. Spermatogenesis seminiferous tubules. देखो टाइम टेकन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यही क्वेश्चन था सर. टाइम टेकन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बहुत ध्यान से लिखना है, अगली बार इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूं. स्पर्मेटोजेनेसिस देखो 74 डेज, 70 से 74 तक जो भी हो. स्पर्मेटोजेनेसिस. देखो टाइम फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस 10 to 14 days.
10 to 14 days। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस माने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, स्पर्मियोजेनेसिस माने मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म सेल्स। ठीक है, लिखो। देखो स्पर्मियोजेनेसिस, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन जो अगला है वो इंपॉर्टेंट है। देखो देयर इज नो माइटोसिस एंड मियोसिस, नो माइटोसिस एंड नो मियोसिस अकर। देखो स्पर्म अटेन मैच्योरिटी proximal part of epididymis, attains maturity proximal part of epididymis। देखो स्पर्म अटेन मैच्योरिटी सॉरी मोटिलिटी, sperm attain maturity proximal part of epididymis and attain motility distal part of epididymis। देखो टाइम ऑफ कैपिसिटेशन, टाइम फॉर कैपिसिटेशन 6 to 8 hours and site is begin in cervix and complete in fallopian tube। देखो साइज ऑफ स्पर्म 50 से 60 माइक्रो, देखो साइज ऑफ मेजर ओवम, क्या साइज होता है? कौन बताएगा? देखो 120 से 130 माइक्रोमीटर, 120 से 130। देखो लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी
देखो साइज ऑफ मेजर फॉलिकल, अठारह से 20 mm, अठारह से 20 mm। लिखो अगली लाइन से, लिखो जायगोट एंटर इन द यूटेराइन कैविटी, जायगोट enter in the uterine cavity in the form of morula, on 17 to 18 day of menstrual cycle, 17 से 18वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। माने 18 से 16वें दिन जायगोट को मोरूला कहा जाता है। लिखो द यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म, यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म देखो 500 to 750 ml पर मिनट। देखो यूटेरोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो एट टर्म, यूटेरोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो एट टर्म 450 to 650 ml पर मिनट। फीटोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो, फीटोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो 400 ml पर मिनट। देखो फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड। लिखो 21 डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, 21वें दिन। और कितना होता है 400 ml पर मिनट। देखो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, longest part of fallopian tube is ampulla, narrowest part is interstitial portion, portion। देखो प्लेसेंटा arise from trophoblast,
देखो यूटेराइन सर्विक्स रेशियो, यूटेराइन सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर 1:2. Vaginal defense is lost after vaginal defense is lost after 10 days of birth. ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो ओवरी इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ovary is attached to the posterior layer of broad ligament by mesovarium. Mesovarium. देखो प्री टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक, अर्ली टर्म प्रेगनेंसी 37 to 38 वीक plus 6 days, full term pregnancy 39 to 40 week plus 6 days, late term pregnancy 41 week plus 6 days, post term pregnancy more than 42 week. ठीक, लिखो गायनेकॉइड पेल्विस, पेल्विस, gynecoid pelvis is the most common type of pelvis. Platypaloid pelvis, least common type of pelvis. देखो एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस
MRI is the investigation of choice for detecting CPD, cephalopelvic disproportion. MRI is the investigation of choice for detecting CPD. ठीक, अब थोड़ा वो पढ़ लिया जाए आयुर्वेद वाला पोर्शन। चलो, तुम कहोगे बहुत लिखाई जा रहा है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। ये पढ़ा दिया गया क्लीबता नपुंसकता वाला कंसेप्ट पूरा। पूजा, ये चीज छूट गई है। बताओ। ये तो पढ़ लिया है ना, लिखा दिए थे ये तो पूरा। देखो आगे, ये चीज छूटा, पुरुष व्यापक स्त्री व्यापक का वर्णन सबसे पहले आचार्य चरक ने किया है। अब ये क्या है पुरुष व्यापक स्त्री व्यापक, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा मिलता है आज की टाइम, उस समय भी रहा होगा, लेकिन इस समय आहार विहार की समस्या रहती है। तो देखो क्या कह रहे हैं, 3 प्रकार के पुरुष व्यापक, 3 प्रकार के स्त्री व्यापक होते हैं। इसको याद करने का तरीका है BPT, बंध्या पूती प्रजा, तृणपुत्रिक, बंध्या पूती प्रजा और वार्ता बस स्त्रियों में मिलेगा। स्त्रियां बात ज्यादा करती हैं इसलिए वार्ता मिलता है, ऐसे जान लो। ठीक, तो देखो बीज भाग की जब दृष्टि होती है तो बंध्य उत्पन्न होते हैं पुरुषों में, बंध्या उत्पन्न होती है स्त्रियों में। और जब बीज भाग अवयव, 3 पार्ट होते हैं इसके, बीज भाग अवयव और बीज भाग अवयव प्लस बीज भाग नाम एक देश है, और ये आहार विहार से ज्यादा दुष्ट होते हैं। ठीक है, जब बीज भाग अवयव दुष्ट होता है तो पूती प्रजा की उत्पन्न होती है, स्त्रियों में पूती प्रजा कहा जाता है इसे। और जब दोनों की दृष्टि होती है, बीज भाग अवयव और बीज भाग नाम एक देश, तो तृणपुत्रिक उत्पन्न होती है, जो कैसा होता है, अपुरुष आकृति है, पुरुष नहीं है लेकिन पुरुष की आकृति के समान है। और स्त्रियों में से वार्ता कहते हैं अस्त्री, स्त्री नहीं है लेकिन स्त्री की आकृति है। ठीक, बीज भाग अवयव दृष्टि विकृति जो होती है वो पर्टिकुलरली ऑर्गन या पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ गर्भ की वजह से। ठीक, वंगसेन के अनुसार पत्नी विद्वेष 3 प्रकार के बताए गए हैं। सारंगधर ने भी स्त्री दोष कर ही दिखाया, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, अदक्ष पुरुष उत्पन्न, सपत्नी विहित और देवजात। और सारंगधर के पुंसत्व दोष कितने हैं, 5 प्रकार के। ठीक, योग रत्नाकर का लिखा ही चुका है। दक्षिण नाड़ी से पुत्र की उत्पत्ति, वाम नाड़ी से कन्या की, रक्त अधिक से कन्या की, शुक्र अधिक से पुत्र की, दोनों के मिश्रण से नपुंसक की उत्पत्ति होती है। भाव प्रकाश का कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। गौरी नाड़ी, 3 प्रकार की नाड़ियों का उल्लेख है, गौड़ी, चंद्रमासी और समीरणा। ठीक, तो गौरी नाड़ी पर अगर जो है वीरपात होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। और ये कैसी होती है, कष्ट से संतुष्ट होने वाली, अधिक रति से संतुष्ट होने वाली महिला। चंद्रमासी, जिसमें सुख साध्य या कन्या प्रसवनी होती है, जिस पर शुक्रपात होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। समीरणा नाड़ी पर अगर जो है शुक्र की जो है पात होता है तो निष्फल होता है। अब देखो स्तन लोग है, स्तन लोग पढ़ाना है। तो स्तन लोग का जो है दूष जो है वो क्या है, मांस और रक्त। ठीक, मांस और रक्त।
तो यहाँ ये नोट भी आया होगा, देखो स्तनलोक, भगंदर और लिंगार्स, इन तीनों में दोष जो दूष्य है मांस और रक्त ही है। ठीक, यावत्यो गतप्यो यश कारणे सवंती ही तावंत स्तन रोगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, फिलिंदी ब्लैंक कराता है इसको, तावंत स्तन रोगा शिव स्त्रीणाम तेरेव हेतु भी। ठीक, नाड़ी दोष के लिए कंसेप्ट में आता है कि जितनी मात्रा में नाड़ी दोष होते हैं उतनी मात्रा में स्तन रोग भी होते हैं। ठीक, तो देखो सुश्रुत, माधव, सारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इन सब के अनुसार जो है स्तन रोग कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातर और अभिघातज या आगंतुज। बागवट ने 6 माने यही पूछता भी है, बीपी के आर, आर को अंडरलाइन कर लो, रक्तज को, बीपी के आर रक्तज को सुश्रुत कहते हैं। देखो यही कंसेप्ट है सुश्रुत का कि जितनी कारणों से जितनी संख्या में नाड़ी रोग होते हैं उन्हीं कारणों से उतनी संख्या में स्तन रोग भी होते हैं। जब नाड़ी रोग 8 बताए, स्तन रोग 6 बताए, 5 बता रहे हैं, एक ही बात में डिस्प्यूट भी आता है कि एक तरफ तो कह रहे हैं जितनी कारणों से जितनी संख्या में नाड़ी रोग होते हैं उतनी उन्हीं कारणों से उतनी संख्या में स्तन रोग होते हैं, नाड़ी रोग बता दिए 8 और स्तन रोग बता दिए 5। ठीक, अब देखो कन्याओं में स्तन रोग क्यों नहीं होते, उसका कारण बता रहे हैं कि धमनिया समृद्ध द्वारा। कन्याओं में क्या होते हैं, जो धमनी जो होती है समृद्ध द्वार माने बंद रहती हैं, क्लोज रहती हैं। कन्याओं में स्तनों में आश्रित धमनी के द्वार समृद्ध माने संकुचित होने के कारण कन्याओं को स्तन रोग नहीं होते। गर्भड़ी को या स्त्री प्रजाताओं को क्या हो जाता है, स्वभाव से ही उनके धमनियों के मुख कैसे हो जाते हैं, विवृत हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो स्तन रोगों के उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा हो जाती है गर्भड़ी में और प्रजाताओं में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किस आचार्य ने स्तन रोग को स्तन कोप कहा है? माधव निदान की मधुकोश टीका ने कहा है। स्तन का प्रमाण कितना होता है? 2 अंजलि होता है। ठीक, देखो जहां अभी ऊपर आ रहा था स्तन के रोग, स्तन के रोग 5 भी थे और 6 भी थे। ये है स्तन के दोष, चरक और काश्यप के 8 है, हरित के 5। आगे आएगा डिटेल। चिकित्सा देखो इसकी स्तन रोगों की, काश्यप कहते हैं क्षीर वृद्धि, क्षीर घनत्व और क्षीर गौरव को क्या कहा गया? बमन साध्य विकार कहा गया कि इसमें बमन कराएंगे, बमन से साध्य व्याधियां हैं। और सभी आचार्यों ने पश्चिमान स्तन वितृति में उपनाह का निषेध बताया है, एक्सेप्ट योग रत्नाकर। तो भाव प्रकाश ने कहा कि उपनाह का अर्थ जो है स्वेदन मान करके स्वेदन को निषेध मान लेंगे, स्वेदन नहीं करते, मांस और रक्त की है ना, ये नहीं कराते स्वेदन। भाव प्रकाश ने फिर चिकित्सा विशाला की मूल का लेप करने से स्तन की पीड़ा शांत हो जाती है। विशाला की मूल है, उसके कल का लेप, उसके मूल का कल्क बना करके लेप करो तो स्तन की पीड़ा, पत्र के कल्प का लेप करने से भी स्तन पीड़ा शांत हो जाती है। बंध्या करोकोटकी की मूल का लेप करने से भी स्तन पीड़ा शांत हो जाती है। लिसा माने हरिद्रा के लिए है। योग रत्नाकर ने क्या कहा है? देखो लोहे को तपाकर पानी में बुझाकर उस पानी को पान करने से स्तन रोग नष्ट होता है। लोहे को तपाइए, पानी को बेसिक बनाइए, उस पानी को पान करिए, स्तन रोग नष्ट हो जाएगा। स्तन रोग में वाह्य विद्रति के समान लक्षण है, तो विद्रति के समान चिकित्सा करें। सुश्रुत का कंसेप्ट देखते हैं कि पकने वाली स्तन विद्रति में भी उपनाह का प्रयोग नहीं करना है, यथेष्ट भोजन से उसको पकाने का प्रयत्न करते हैं। मांस और रक्त से उत्पन्न होने वाली व्याधि, मांस में पोत उत्पन्न हो जाता है, रक्त की वजह से और ज्यादा क्लेद उत्पन्न होता है, विदाह उत्पन्न होता है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत होने की संभावना है। इसलिए उपनाह वगैरह स्वेदन वेदन कुछ नहीं करते उसमें, वह केवल किससे पकाएंगे? भोजन से पकाने का प्रयत्न करेंगे। कारण बता रहे हैं कि मृदु मांस से निर्मित स्तन संपूर्ण रूप से प्रकोत सड़ जाता है, अवदीर्ण हो जाता है। तो स्तन विद्रति में एक बार भोजन से पका लिया तो क्या करेंगे कि दूध बहाने वाली नाड़ियों तथा दोनों कृष्ण चूचक को बचाते हुए शस्त्र कर्म करते हैं। ठीक है, अब शस्त्र कर्म में कैसा जो है यहाँ पर छेदन करेंगे, कौन बता रहा है? स्तनों में किस प्रकार का छेदन करने का विधान है? पूजा सौम्या, किस प्रकार का छेदन किया जाता है स्तनों में सुश्रुत के अकॉर्डिंग? बोलो। बताओ। छेदन कर्म 3 प्रकार के छेदन बताए गए हैं सुश्रुत में, कौन कौन से?
अरे एक चंद्र चंद्रमंडल छेदन बताया चंद्रा का, एक बताया अर्धचंद्राकृति। तो बताया पाड़ी पाद में चंद्रमंडल करते हैं, हाथ पैरों में चंद्रमंडल करते हैं, बुध और मीटर में करते हैं अर्धचंद्राकार, और बाकी शेष माने तिर्यक छेदन करेंगे, ऑब्लिक। ठीक है, कैसा छेदन करेंगे? ऑब्लिक करेंगे। ठीक है, तो सस्कर्म में छेदन करते हैं ऑब्लिक, और ऑब्लिक ही मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी ऑब्लिक ही करते हैं। और क्या करें? आम पक्ष और विदग्ध स्तर विद्रदी में धात्री के स्तरों से बार बार क्षीर को निकालेंगे, अन्यथा उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा और ज्यादा विदीर्ण होने के चांस हो जाएंगे। अब है स्तन दोष की चिकित्सा। ये स्तन दोष की चिकित्सा है, अभी स्तन रोग की चिकित्सा चल रही है। ये क्वेश्चन मैंने कल लिखाया था कि हर जगह जो है सुबह के समय बमन कर्म कराते हैं, सब हर जगह सामान्यतः पूर्वान्न बमन कर्म कराया जाता है, लेकिन स्तन दोष में शाम को बमन कराएंगे। संध्या के समय देखो कि धात्री को घृत पान करा करके मधु पिप्पली युक्त नीम के क्वास से, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि बमन किससे कराते हैं? मधु पिप्पली युक्त नीम के क्वास से, और संध्या के समय शीघ्र बमन कराएं। और भोजन में मुदक यूज दिया जाता है। इस प्रकार 3, 4, 6 दिन बमन, त्रिफला मिश्रित घृत पान, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1, 2, 3 और एक 4, चारों क्वेश्चन पूछ चुका है। स्तन वज्र या पीत वज्रा या स्तन कीलक की बात कर रहे हैं। इसका सबसे पहले वर्णन जो मिलता है वो काश्यप में मिलता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक आगंतुक व्याधि है। आगंतुक व्याधि कैसे है? ये धात्री जब अन्न पान के साथ में वज्र का सेवन कर जाती है। वज्र किसे कहते हैं? जो अन्न नहीं होता है, ठीक है, अन्न न होकर के पच्यमान अवस्था में या पक्वावस्था में पाक नहीं होता उसका, धात्री सेवन करके किसी किसका? वज्र का। वज्र माने ऐसी चीज है जो अन्नपान जैसी नहीं है। अपच्यमान अवस्था में यह वज्र क्या होगा? जाहिर सी बात है, जहां पड़ा रहेगा वहां क्लेद को प्राप्त हो जाएगा। वायु के द्वारा समूह उदीरत होकर रस के साथ मिलकर के स्तनवत शिराओं में पहुंच जाता है, और स्त्रियों के सभी स्रोतों को, विशेषकर स्तनवत स्रोतों के विव्रत होने के कारण माने गड़बड़ी में, प्रजाता में होगा। यह वज्र स्तनों में पहुंच करके शीघ्र ही विकार उत्पन्न कर देता है। लक्षण देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बहुत बार। स्तन वज्र इन्हीं नामों से पूछता है। वर्णन किसने किया है, कैसे कैसे होता है? अजीर्ण अरति ग्लानि अनिमित्त व्यथा, अरुचि पर्व वेद अंगवर्ग, शिरोरोग दबथु अंग ग्रह, कफ उत्क्रेत ज्वर तषड़ा विद्वेह मूत्र संग्रह को अंडरलाइन करो। स्तंभ स्राव कुचयो सिराजाल, स्तनों के चारों ओर सिराजाल माने इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी। और सोत सूल रुजादाह, ये पेन के उसके इन्फ्लामेशन के लक्षण भी हैं। और स्तनम स्पृष्टु न शक्यते, स्तनों को स्पर्श नहीं करने देगी, महिला न स्पर्श करेगी। और कील के समान कष्ट देता है। 3 प्रकार के हैं, वातज पित्तज कफज। चिकित्सा पूछता है स्तन वज्र या स्तन कीलक की या पीत वज्रा की चिकित्सा बताइए, तो सबसे पहले कराते हैं घृतपान, जिससे स्रोतस मृदु हो जाते हैं। वज्र का च्यवन, वज्र अपने स्थान से हट जाता है। स्तनों का युक्ति पूर्वक निर्दोहन करके, मर्दन करके, प्रदेह लगा करके उसको बाहर निकाल लेंगे। शीत सेक करेंगे, प्रलेप करेंगे, विरेचन करा देंगे, पत्त का सेवन। और अगर अविदग्ध है तो उसका श्रावण कराएंगे, और पक्व है तो उसका पाटन गर्म माने इंसीजन लगा के उसको बाहर निकाल। यहां तक देखो, समझ में नहीं आया हो तो नहीं, अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे, इसको बहुत इंपोर्टेंट है, स्तन निर्दोष या स्तन वाला। यहां तक समझ में आ गया सब? इससे एक क्वेश्चन आएगा जरूर, इतना जान लेना। बड़ा टॉपिक है स्तन का, फिर मूड गर्भ पढ़ाना है। पूजा सौम्या समझ में आ गया? ठीक है, जी बॉस आ गए। चलो कल मुलाकात किया जाएगा शाम को। आज पूजा समझ आ गया? जी बॉस आ गए। चलो।